नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार में जो निगम मंडल हैं उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पसोपेश में है। उसकी वजह ये कि ये सारे निगम मंडल जिनकी संख्या 50 के ऊपर है वो घाटे में चल रहे हैं। इन्हें सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है और एक तरह से ये राजनीतिक समन्वय या राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं। आज हम इस पर इसकी बात करेंगे क्योंकि 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और 2 दिन बाद आचार संहिता भी हट जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक तरह से शुरू होगा राजनीतिक सरगर्मी का दौर। और वो सरगर्मी मंत्रिमंडल को लेकर नहीं होगी बल्कि निगम मंडल में कौन उपाध्यक्ष बना जाएंगे, कौन अध्यक्ष होंगे, कौन संचालक मंडल में शामिल होंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर सोचते क्या हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ताओं के लिए हर काम के लिए कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को जब जो दायित्व संगठन देता है उसका निर्वहन करता है। तो हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, जो संगठन ने कहा वो सर्वोपरि। देखिए, जो फूल की पार्टी में आ गया वो मूल कार्यकर्ता हो गया, और मूल कार्यकर्ता को संगठन जैसा काम देगा वो करेगा काम, क्योंकि हर कार्यकर्ता मूल कार्यकर्ता के साथ साथ मूल्यवान कार्यकर्ता भी है। तो बीजेपी अपना जो इंटरनल उनकी क्राइसिस है उस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर संकट है। जिनकी टिकट काटी थी वो गलत काट दी थी, अब उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। तो जो है तुष्टीकरण का काम बीजेपी करती है और नारा लगाती है। जिन लोगों को चुरा के लाए दूसरी पार्टी से उनका भी तुष्टीकरण करना पड़ेगा। उनका भी जो है उनका धर्म परिवर्तन करवाया है, कांग्रेस से बीजेपी बनाया है, तो अब उनका तुष्टीकरण भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये तुष्टीकरण का महायज्ञ अभी 4 जून के बाद शुरू होगा और उसमें जनता का जो खजाना है उसके ऊपर लौट डाला जाएगा। फिर से कर्जा लेना पड़ेगा, फिर से नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, फिर से जो है नए नए कांड होंगे और उसका जो बोझा जनता उठाएगी। अभी तो हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। आपकी पॉकेट पर भी उसका लोड है, हमारे पॉकेट पर भी लोड है। तो हमने सुना कि कांग्रेस का तो साफ कहना है कि ये जो दलों से चुरा कर लोग लाए गए हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए, और जो राजनीतिक धर्म जिन्होंने बदलकर भाजपा का धर्म स्वीकार किया है उसको एक तरह से वो संतुष्ट करेंगे। और ये इसका जो बोझ है वो जनता के खजाने पर आएगा, क्योंकि उनका कहना था कि 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पर कर्ज है और अभी कर्ज में डूबा है मध्य प्रदेश। और उस पर ये जो सफ़ेद हाथी हैं निगम मंडलों में, आमतौर से नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ था जब कभी अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद से निगम मंडलों की संख्या लगातार बढ़ती गई। और अभी अगर हम बात करें 2023 में चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी काफ़ी मंडलों की एक तरह से घोषणा की थी, जातिगत आधार पर भी थे और वो राजनीतिक या संतोष या तुष्टिकरण के आधार पर भी थे। तो इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, राजनीति में तो हर दौर में हमें लगता है कि समन्वय और जिसे कहते हैं कि नेताओं को साधने वाला काम होता है। अब उसके लिए पहले तो लोग सिर्फ प्यार से बात करते थे, मान सम्मान देते थे, लेकिन अब इससे लोग संतुष्ट नहीं होते। अगर पार्टी सरकार में है तो सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, सम्मान से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको निगम मंडल में अध्यक्ष बनना है, मंत्री बनना है। और लाल बत्ती, अब तो लाल बत्ती का रिवाज खत्म हो गया, लेकिन हूटर तो लगते ही गाड़ियों में। हूटर की चाँव चाँव और सायरन की जो आवाज़ है वो नेताओं को बड़ी मधुर लगती है। जो कार के भीतर बैठे होते हैं उन सबको लगता है कि स्टेटस सिंबल है कार के भीतर बैठकर हूटर बजाना। और निगम मंडलों में अगर आप बन गए अध्यक्ष तो फिर तो अधिकार भी है। आपकी राय, 4 जून के बाद जो कुछ होने की संभावना है उसमें निगम मंडलों में नियुक्ति की बात भी हो रही है, और भूपेंद्र गुप्ता जी जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं वो तो बहुत तीखे उनके बोल थे। उन्होंने कहा था कि जो धर्म परिवर्तन करके लोगों को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल किया है अब उनको संतुष्ट करने का काम ये करेंगे और इसका बोझ जनता पर आएगा। आपका क्या सोचना है? देखिए, जो रुतबा और जलवा दिखाने की जो चाह है इसको राजनीतिक दलों ने पकड़ लिया है। तो जो दल बदल होता है एंड टाइम पे, तो उनको ये कहा जाता है कि आप यदि
विधायक नहीं हो तो हम तुम निगम अध्यक्ष बना देंगे। कि एक जो दौर पिछले 1 दशक से 2 दशक से ऐसा चला है कि कुछ की वोटर जैसे रहते, कुछ विधायक जिनके आने से एक विधानसभा या 2-4 नेताओं के ज्वाइन करने से लोकसभा के चुनाव परिणाम पे असर होता है। तो एक तो ये है कि लोगों में वो है, तो उसके लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें पद मिल जाए। जो विधानसभा का चुनाव हार जाते, जो दूसरे दलों से आते, तो या एक और जो चुनाव जीतने का माध्यम बना है कि कहीं तहसील का दर्जा बना दो, कहीं जिले का दर्जा दे दो, कहीं जनपद बना दो, ये सब। तो ये जो मैनेजमेंट के चुनावी राजनीति शुरू हुई है, उससे ये सब हुआ है। बल्कि इससे बोझ बढ़ता है निगम मंडलों से। आपने देखा होगा कि कितना घाटे में सरकार चल रही है, उस कर्ज में डूबी है, और ये अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। कोई उल्लेखनीय उपलब्धि किसी निगम अध्यक्ष ने, किसी निगम ने काम किया हो जनहित का, ऐसा कि व्यापक आमूलचूल परिवर्तन उसके बनने के बाद दिखा हो उस विभाग में। जैसे खनिज निगम है, यदि उसका अध्यक्ष बनता है तो लेकिन नर्मदा की चोरी, रेत की और बढ़ जाती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। ऐसे कितने विभाग हैं जो कोई वो नहीं होता, उससे केवल भार बढ़ जाता है, एक और जो उसको कहते हैं ना भागीदार बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक नियुक्तियों के चलते इस तरह की निगम मंडलों में नियुक्तियों के पहले सरकार को खूब ठोक बजा लेना चाहिए कि हम जिनकी नियुक्ति कर रहे हैं क्या राजनीतिक शर्तों के आधार पर कर रहे हैं, कि व्यक्तित्व के आधार पर कर रहे हैं, उपयोगिता के आधार पर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो कि उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि जब दुरुपयोग होगा तो उससे कष्ट बढ़ेंगे। ये सदुपयोग देवदत्त वाली जी, चीज़ें हों तो एक बात और है, अगर किसी को निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाते हैं तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि वो उन्होंने कितना सुधार किया है निगम के कामकाज में, उसके खर्चे कितने कम किए। खर्च बढ़ जाते हैं, सादगी से रहने के बजाय ऐश्वर्य बढ़ जाता है नेताओं का, पदाधिकारियों का, और वो सारा बोझ जो है वो कहीं ना कहीं, आपने जिक्र कर दिया एक ऐसे निगम मंडल का जिसे खनिज निगम कहते हैं, वहाँ तो पूरा मामला ही माइनिंग का और रेत का है। और रेत और माइनिंग मध्य प्रदेश में तो क्या देश भर में कई जगह आय का बहुत बड़ा जरिया है, नंबर 2 की आय का। और कोई भी ऐसा, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माई का लाल नहीं हुआ है निगम मंडल के अध्यक्षों में, जिसने ये बताया कि उसके उस काम को संभालने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, वहाँ करप्शन कम हुआ हो, निगम के खर्चे घटे हों, और उन्होंने जो सुधार किया है उस सुधार का राज्य को लाभ मिला हो, या उस निगम को या उस महकमे को लाभ मिला हो जिसका वो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है। तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक ऐशगाह का मामला है। राजनीतिक एक किस्म की, अगर आप काम नहीं करते हैं तो वो राजनीतिक अय्याशी है जो निगम मंडलों के अध्यक्ष के रूप में। अगर ये अच्छे होते तो फिर इनकी वाहवाही होती। हर मुख्यमंत्री इन निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों को भरने में बहुत देर लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको अगर भरेंगे तो खर्च बढ़ेगा और इसके साथ साथ गुटबाजी बढ़ जाएगी। और ये सारे जो निगम के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, ये वोट बढ़ाने के बजाय वोट घटाने के काम में जुट जाते हैं अपने व्यवहार के चलते। तो इस पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपकी क्या राय है कि निगम मंडल के अध्यक्ष कुछ उपयोगी होते कि नहीं, या सिर्फ राजनीतिक समन्वय, जोड़ तोड़ और तुष्टिकरण के लिए होते हैं? आपकी राय। राघवेंद्र जी, निगम मंडलों के जो अध्यक्षों का जो प्रचलन है, एक तो ये आपने भी कहा कि सफेद हाथी है, और दूसरी ये राजनीतिक समायोजन के साथ साथ अपने लोगों को कमाई का जरिया प्रदान करने का साधन है। निगम मंडल की प्रदेश के शासन या उन विभागों की कोई उपयोगिता या उत्पादकता बढ़ाने का मकसद रस्सी भर भी नहीं है। ये सिर्फ अपना जेब भरने का काम करते हैं, अपनी जो राजनीतिक स्टेटस है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचार इसमें, मतलब निगम मंडल का अध्यक्ष का मतलब होता है भ्रष्टाचार में आखंड डूबना। जब 1.5 साल जब कमलनाथ जी रहे थे, एक वो बाबा जी थे जिनको कंप्यूटर बाबा कहा जाता था, उनको खनन विभाग का वो अध्यक्ष बनाया था, और वो संत होते हुए भी सरेआम मतलब ट्रकों को भी पकड़ते थे और खूब कमाई करते थे। तो ये इन जो निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो संचालक मंडल है, एक प्रकार से राजनीतिक समायोजन है कि अपने लोगों को कमाने का जरिया प्रदान करना है। आप ये बताइए, जब राज्य 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हो, तब इन निगम मंडलों के माध्यम से फिजूल खर्ची पर वित्तीय बोझ ही तो बढ़ाती सरकार। आपका पूरा मंत्रालय है, सचिवालय है,
ये जितने भी निगम मंडल है ये राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही आते, इनके मंत्री होते हैं, वो इनको नहीं संभाल सकते क्या? खूब संभाल सकते हैं लेकिन कमाने के लिए अब अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिवराज जी ने तो हद कर दी थी। उनने तो हर जाति का एक बोर्ड बना दिया था, प्रजा, कीर, तेजाजी, परशुराम, कल्याण, तेलघानी, ये क्या है? इनकी उत्पादकता क्या है? इनके नाम से ही लगता है कि जाति को साधने के लिए है। संबंधित जाति के कद्दावर नेता को इनका निगम मंडल का अध्यक्ष बना दो, वो कमा कर खुश हो और फिर अपनी जाति के वोट बीजेपी को दिलवाए। इसके अलावा तो इनका कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो मेरे ख्याल से कोई भी सरकार आज की तारीख में इन्हें खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें कम से कम करे। और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का सवाल है तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब मंत्री कमा रहे हैं, विधायक कमा रहे हैं, अफसर कमा रहे हैं, तो निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो संचालक मंडल है वो कैसे कसर कर देंगे? तो मेरे ख्याल से इनमें से कम आधे को खत्म करे ताकि वित्तीय बोझ कम हो। और इन सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि इनकी उत्पादकता बढ़े। हालांकि सरकार कितने प्रयास करे, ये निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इनको उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टेटस और पैसे की कमाई, इसके अलावा इनका बिल्कुल रमेश जी, दरअसल हमारी चर्चा का मकसद ये है कि अगर जरूरी है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। सरकार पर बोझ भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उस बोझ के बदले काम करे। मैं बहुत बॉटम लाइन की बात करूंगा, किसी भी दफ्तर में सबसे छोटा कर्मचारी वहाँ का चतुर्थ श्रेणी, जिसे भृत्य कहते हैं, प्यून कहते हैं, वो होता है। अगर उसको तनख्वाह दी जाती है तो उसकी भी उपयोगिता होती है कि वो लोगों को आदर के साथ चाय पिला रहा है, बैठा रहा है, तो उसकी भी उपयोगिता है। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन योगीराज जी हमारे साथ जुड़ गए। योगीराज जी, दरअसल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निगम मंडल के जो संचालक मंडल के लोग होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है? वो उनको साबित करना चाहिए कि उन्होंने एक साल में निगम के लिए क्या किया। जैसे सोशल ऑडिट होता है तो उनके कामकाज का भी एक तरह से ऑडिट होना चाहिए, उसकी समीक्षा हो कि कितना आप पर खर्च हुआ है और आपने उसके खर्च के बदले में कितना लाभ निगम को या मंडल को पहुंचाया। क्योंकि अगर आप सोचें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी को तनख्वाह दी जाती है, नौकरी पर रखा जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि आपका उपयोग क्या है, आपने कंपनी के लिए क्या किया। तो सीधी सी बात है कि सरकार के सीईओ मुख्यमंत्री होते हैं और उनके अधीन ये सब लोग काम करते हैं। इनके कामकाज की मॉनिटरिंग हो, इनका ऑडिट हो, और जितना उन पर खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा की उपयोगिता उस संस्थान को मिलनी चाहिए, तब तो उपयोगी। नहीं तो सफ़ेद हाथी के बाद कोई और शब्द होगा, वो भी हमको ढूंढना चाहिए। आपकी राय? नहीं, आप प्राकृत जी ठीक कह रहे हैं। असल में क्या है, कई बार तो निगम मंडलों में नियुक्तियां अपने खास लोगों को एडजस्ट करने के लिए की जाती हैं। उसमें ये देखा ही नहीं जाता कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है या इनकी उपयोगिता वहाँ क्या है और ये क्या उससे प्रोड्यूस करेंगे। केवल इसलिए कि इन्होंने चुनाव में हमारे लिए इतने पैसे खर्च किए, इसलिए अब हमें इनको एक पारितोषिक निगम मंडल में बैठा के देना चाह रहे हैं। तो ये जब ये भावना होती है तो उसमें दूसरी भावना फिर गौड़ हो जाती है। जो डेवलपमेंट की बात है, जो निगम मंडल की उपयोगिता की बात है, क्योंकि ये तो एक समझौते के तहत कई लोगों को नियुक्तियाँ मिलती हैं कि साहब इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए, या हम फलाने साहब के बहुत ख़ास हैं या वो उनके बहुत करीबी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। तो ये जो भाव जब रहता है तो वो सारी चीज़ें जो दूसरे भाव हैं, जो प्रदेश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो सब पीछे रह जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कई निगम मंडलों का आज की तारीख में कोई औचित्य ही नहीं है। अब कर्मकार मंडल, माटी कला बोर्ड, अब ये आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कौन सी कलाकारी है, ये इसमें ये माटी में कौन सी कला करने जा रहे हैं जिससे प्रदेश का बहुत बड़ा नाम रोशन हो रहा हो। तो ये सब तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, मैंने उनको करना चाहिए। अगर माटी कला बोर्ड के बने हैं तो फिर ये टेराकोटा से लेकर जो भी चीज़ें हो सकती है वो इतना उस पर काम करें कि देश में उस काम को जाना जाए। मैंने आज ही, आपने भी पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में खबर थी कि मूर्ति कला के कलाकार हैं, वो उनकी इनकम देख के लोग चौंक रहे हैं। 100 करोड़ के कंपनी वो है उनकी इनकम जी। तो लोग सोचते हैं कि ये जो स्कल्पचर बनाते हैं ये लोग, इनकी इतनी इनकम कैसे हो सकती है। तो चूंकि वो उस कला को शिद्दत के साथ बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड की बनाते हैं, तो उसका उनको परिणाम मिलता है, जनता उसको पुरस्कृत करती है। लेकिन अब आप मान लो माटी कला बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, ये हम नहीं कह रहे कि आप मूर्ति बनाने लग जाए वहाँ, लेकिन या तो वह एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप निर्मित करें कि उससे एक
प्रदेश ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आपकी छाप हो कि साहब ये एक ऐसा विषय था जो औचित्यहीन था, लेकिन हमने उसमें आए और ऐसा नवाचार किया कि आज इसकी दुनिया इसका लोहा मान रही है। बिल्कुल। कई पेंटिंग्स हैं अपने आदिवासी महिलाओं की, दुनिया में उनका नाम रोशन है। तो या तो आप ऐसा कोई काम करें, वो जो बोर्ड बन रहा है, जो जिस दिशा में आपको काम करने के कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वो केवल ये है कि निगम मंडलों के नाम पे वो खुद की जेबें भर जाती है, हम इसी पर आ रहे हैं की इनकम बढ़ जाती है बस। क्या क्या ऐसा संभव है कि किसी को निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाए और उससे कहा जाए कि आपको वेतन भी नहीं मिलेगा, आपको बंगला नहीं मिलेगा, आपको कार नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ काम करना है? क्या आप इन सुविधाओं के बिना काम कर सकते हैं? सेवा करें तो आप जरूर करिए, लेकिन देवदत्त जी वो आते इसीलिए कि उनको बंगला मिल जाए, लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल यात्रा करने के नाम पर मिल जाए, बिजली का बिल ही उनको लाखों का आता है, फिर उनके पास 2-3 कर्मचारी हो, 2-4 गनमैन हो, और उसके साथ साथ कम से कम 2 गाड़ियां तो निगम मंडल की तरफ से उनको मिलनी चाहिए, एक अपने लिए और एक अपने परिवार के लिए या उनके साथ जो काम करते हैं उसके लिए। अगर नवाचार में ऐसा हो जाए कि निगम मंडलों में नियुक्तियां तो करेंगे, लेकिन उनको सेवा करनी है और सेवा के बदले में उन्हें कुछ मिलना नहीं है, केवल आप ऑफिस आइए, काम करिए और घर जाइए, और ना आपको कार मिलेगी, ना बंगला, ना घोड़ा, ना गाड़ी, कुछ नहीं। तो आप देखिए कि कोई नहीं आएगा इस तरफ। ये सिर्फ आते हैं अपना जिससे झांकी जमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और जो भी कुछ करते हैं उसमें मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब काम करते होंगे, बहुत मुश्किल है कि 10% ऐसे लोग हों जो निगम मंडल को लाभ पहुंचाने के लिए भी शिद्दत से काम करें, चिंता से काम करें। अगर इसमें सुविधाएं खत्म कर दी जाएं और फिर नियुक्ति की जाए, तब पता चलेगा कि कितने लोग इसमें आने के लिए इच्छुक होते हैं। देवदत्त जी। जी राघवन जी, सेवा के लिए तो वैसे कोई पद की जरूरत होती नहीं है। यदि सेवा करने का भाव होता तो पद ही भी ना लेते। मदर टेरेसा कौन कोई पद पे थी? नहीं, लेकिन ओहदा ले लें, अध्यक्ष बन जाए निगम मंडल के, सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हमें लगता है कि एक भी आदमी नहीं आएगा, आपको ढूंढने में दिक्कत जाएगी, पकड़ पकड़ कर आप लाएंगे तो कहेंगे भैया हम पर कृपा करो, हमको नहीं बनना अध्यक्ष। जी बिल्कुल, वो मैंने शुरू में कहा था कि एक रुतबा, एक जलवा दिखाने की जो चाह है, और जो संसाधन और सुविधा भोगी जो लोग हैं, जिनको केवल इसी में मजा आता है, उनको सेवा से और सब उद्देश्यों से नहीं, वो ज़्यादा है बैकडोर एंट्री में। इसमें अधिकांश नेता वे भी होते हैं जो चुनाव में असफल होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दलों की मजबूरी भी होगी राघवन जी। जिस तरह से अब आप भाजपा देखेंगे कि इस समय ओवरलोडेड चल रही है, इतने लोग, लाखों का दावा खुद भाजपा ने किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक तो देवदत्त जी, बहुमत के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में चाहिए था सिर्फ 117 आदमी, 116 आदमी, जीत कर आ गए 163। अब बाकी के जो 50 लोग हैं उनको कहाँ एडजस्ट करें? ये जो विधायकों का एडजस्टमेंट है, जो बाहर की पार्टी से लोग आ गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज, उनको कहाँ ये एडजस्ट करेंगे? तो सेवा के काम में लगाना चाहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, सबसे कहो कि पेड़ लगाओ, फिर उसके बाद पेड़ लगाने के बाद उनको काम सौंप दो कि आप इनको बचाओ, इनमें ट्री गार्ड लगाओ, पानी डलवाओ। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी सेवा होगी, इससे तापमान भी घटेगा। अभी दिल्ली का तापमान 52 डिग्री के ऊपर चला गया, 42.3 है दिल्ली का, रेगिस्तान को मात कर दिया है। तो मुझे लगता है कि सेवा के तो बहुत सारे काम हैं। अगर ऐसा कुछ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कर बैठे नवाचार, तो हमें लगता है कि जनता में वाहवाही होगी, भले ही जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो लीडर हैं वो उनको थोड़ा कोसे। जी देवदत्त जी। भारतीय जनता पार्टी को अभी जरूरत भी नहीं थी जी। कि वो ज्वाइनिंग कराए, क्योंकि बहुमत से कई गुना विधायक ज्यादा थे। तो एक दबाव तो बाहर से आए लोगों को भी हुआ, किन शर्तों पर उनको लाए हैं, किसी को मंत्री बनाना है, किसी को निगम अध्यक्ष बनाना है। तो ये निर्णय खुद पार्टियां लेती हैं, किस उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, यदि ये दिशा में राजनीति चली जाए तो फिर स्वच्छता और राजनीति का स्वरूप बदल जाए, एक आदर सम्मान बढ़ जाए, नेताओं का भी बढ़ जाए, और राजनीति वाकई में एक मिशन बन जाए। ऐसा यदि हो जाए देवदत्त जी, ये तो दिशा की बात है। कोई लीडर दिशा दे देगा तो राजनीति उसी दिशा में चल पड़ेगी। अभी लीडर दिशा दे रहे हैं कि महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं वो भी खुद करप्शन करके फिर महंगी गाड़ियों पर जाते हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन पर जाते हैं। तो राजनेता का काम ये दिशा देना, लीडर तो वही है ना जो हवा का रुख मोड़ दे। तो ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल मंशा का है। मैं लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लें बहुत जल्दी। जी जी, वही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो संकल्प में विकल्प ना हो, तो मुझे लगता है कि हो सकता है और एक अच्छा प्रयास शुरू हो सकता है। बिल्कुल। रमेश जी, आपकी राय इसमें? राजनीति में सादगी और कर्मठता अगर हो
तो हमें लगता है कि सबका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो जाएगा। अभी तो अगर हम मंत्रियों की बात करें, निगम मंडल के अध्यक्षों की, उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही पुअर है। अगर जनता से उससे नंबर दिए जाए तो कोई पास नहीं होगा, सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि सब एक तरह से बोझ बन रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड में कुछ उपलब्धियां दिखती नहीं है। आपकी छोटी सी राय। राजनीति में शुचिता के लिए राघवन जी कोई नहीं आता। आप ये देखिए कि अन्ना के आदर्शवाद की प्रयोगशाला से केजरीवाल निकले थे, और अब उनकी राजनीतिक शुचिता का बैरोमीटर क्या है, तो ये राजनीतिक शुचिता की तो आप बात ही मत कीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण को प्रोत्साहन दे रही है कि इससे उत्पादकता बढ़ रही है, देश को आर्थिक टैक्स के रूप में बहुत पैसा मिल रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ आप सरकार के स्तर पे पब्लिक सेक्टर की तरह, मतलब निगम मंडल एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर है कि कोई राजनीतिक आर्थिक उपयोगिता नहीं है सिवाय वो वित्तीय बोझ के। तो मतलब ये जो देश की जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये सफेद हाथी है। अब आप ये बताइए, टाइम है आपके पास? हाँ, आप बोलिए आराम से। आप ये देखिए राघवेंद्र जी कि एक निजी कंपनी जब किसी अपने अधिकारी को 1 लाख रुपए देती है तो वो ये सुनिश्चित करती है कि 1 लाख से अधिक की वो कमाई करके दे, 1 लाख का काम करके दे। और सरकार जब निगम मंडल के अध्यक्ष को बनाती है तो उसका वेतन तो छोड़िए, वेतन से कई हजार गुना वो कमाता है, और ये मुख्यमंत्री भी जानता है, सरकार भी जानता है, हम आप सब जानते हैं। तो राजनीतिक एडजस्टमेंट और राजनीतिक लाभ के लिए आप देश को वित्तीय चक्रव्यूह में डाल रहे हैं। इसका औचित्य किसी किस्म का नहीं है, सिर्फ राजनीतिक समायोजन है, और इस राजनीतिक समायोजन पे एक निश्चित बिंदु पे जाकर विराम लगना चाहिए। रमेश जी, आप जरूर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करिए, समायोजन करिए, लेकिन सुविधाएं कम खत्म कर दीजिए। आप बन जाइए निगम मंडल के अध्यक्ष, और फिर आप परफॉर्म करिए कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो आपके निगम मंडल में कर्मचारी है, आप अपने निगम मंडल में इतना काम उनसे कराइए कि उनका वेतन आपका निगम मंडल खुद निकाल सके। सरकार से वेतन लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि सरकार पर बोझ बढ़ता है और फिर घाटे का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है। अभी 4 लाख करोड़ का कर्ज है, और ये हो सकता है कि इस बजट में ये और 1-8 लाख करोड़ बढ़ जाए। तो सवाल है कि आप बनाइए, इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन आप परफॉर्म करिए। जैसा आपने कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी को वो अधिकारी बनाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो वेतन ले रहे हैं उस वेतन को जस्टिफाई करिए कि आप जो वेतन पा रहे हैं उसके आप योग्य हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। यहाँ तो योगीराज जी उल्टा हिसाब है, वेतन, सुविधा और रुतबा करोड़ों का, और काम ढीले का भी नहीं। तो ये हम बात जो कर रहे हैं, 46 निगम मंडल तो मोहन यादव जी ने पहले ही भंग कर दिए। अभी वो भंग किए हुए 6 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए। 4 जून के बाद से ये दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा कि निगम मंडल में नियुक्ति करो। ऐसा लगेगा जैसे कि नियुक्ति नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास थम जाएगा। बल्कि वो जो जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमको गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमना है, 4-5 चपरासी होना चाहिए, 2-4 गनमैन हो, बढ़िया बंगला हो, वो इसके लिए एक तरह से परेशान है और तड़प रहे हैं। आपकी राय की जो सारा मामला है, इसको अकाउंटेबिलिटी से जोड़ दिया जाए कि निगम मंडल के अध्यक्ष को इतना वेतन मिल रहा है तो वो अपने निगम में काम क्या कर रहे हैं, उनके निगम मंडल में अध्यक्ष बनने के बाद उसका खर्चा कितना घटा, आय कितनी बढ़ी, और सादगी की तरफ अगर ले जाएं तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग भी और जनता भी सफ़ेद हाथी कहने से उनको थोड़ा सा बचेगी। नहीं, इनको अपनी उपयोगिता साबित करना होगा, और ये सेल्फ स्टार्ट मोड पे जाना पड़ेगा इनको कि आप ही इसका प्रोडक्शन करें, आप ही इसकी तनख्वाह निकालें, और आप ही ले लें, आप तो जितनी आपको तनख्वाह लेना है लेकिन निकालें उतना। तो या तो इस मोड पे जाएं। दूसरे क्या है कि अब इन सब चीज़ों को नए सिरे से सोचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में कई सारी समस्याएं, सोशियो इकोनॉमिक चेंज का एक बात बहुत होती है समाज में, लेकिन उस दिशा में काम नहीं होता। जैसे आपने इशारा किया, आज टेम्परेचर की समस्या है बहुत बड़ी। आप बनाइए, इस पर एक बोर्ड बनाइए आप, और उसमें विशेषज्ञ लोगों को शामिल करिए, और वो केवल सुझाव दें सरकार को कि यदि इस बार हमने ये स्टेप उठाए तो हो सकता है कि टेम्परेचर में हम कमी ला सकेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, शादी ब्याह हम करते हैं, दिन रात में शादी ब्याह कर रहे हैं, हम पंगतों में अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे आइटम बना रहे हैं। आप रोकिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाइए आप कि साहब कितनी बड़ी आप शादी करें लेकिन 5 चीज़ से ज़्यादा आप नहीं बनाओगे।
और इसकी मॉनिटरिंग के लिए ये निगम बोर्ड काम करेगा। तो एक सोशल इकोनॉमी चेंज आएगा इससे, बिल्कुल। लोगों में एक मैसेज जाएगा, आपकी उपयोगिता साबित होगी। और बाकी ऐसा तो फिर कुछ नहीं है। अब जैसे ऊर्जा विकास निगम है, अब ऊर्जा मंत्री भी काम कर रहा है, ऊर्जा राज्य मंत्री भी काम कर रहा है, फिर ऊर्जा निगम बना के उसका एक अध्यक्ष बना दो, फिर ऊर्जा विकास निगम का एक एमडी भी काम कर रहा है, उपाध्यक्ष भी हैं, फिर संचालक भी उसमें। हाँ तो इतने लोगों की आवश्यकता है। नहीं, आवश्यकता तो अपनी जगह है। जिसे कहते हैं ना कि फौज पर जो है अफसर भारी हो रहे हैं, निगम मंडल में इतने अधिकारी पहुंच जाएंगे कि निगम मंडल के जो लोग हैं वो अपने आप को कम पाएंगे और उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो हमारी चर्चा का आज मकसद ये था कि 40 निगम मंडल जो हैं वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने पहले भंग कर दिए थे, लेकिन अब उनके सर पर ये एक तरह का बोझ आने वाला है कि जल्दी से नियुक्ति करके एडजस्टमेंट करें। लेकिन इस बारे में अगर सरकार ये ख्याल रख ले कि जिनकी नियुक्ति करेंगे वो खर्च में कटौती करें, जरूरी नहीं कि आर्थिक आपातकाल लगे तब हम इस दिशा में जाएं, क्योंकि 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश में। तो खर्च कम करें और फिर आप ये साबित करें कि जो आपको काम दिया है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निगम मंडल घाटे से उबर रहे हैं, उनकी व्यवस्था ठीक हो रही है और वो अपने आप में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सब लोग इनके बनने पर तालियां बजाएंगे। अभी तो लोग तालियां कम बजाएंगे, गालियां ज़्यादा देंगे, ऐसा लगता है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। युवराज जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो निगम मंडल को लेकर सरकार पशोपेश में है। आज की चर्चा का यही हमारा एक मकसद था। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।